वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसके बारे में। तो दोस्तों देखते हैं। इज़राइल और फ़िलिस्तीन कहने को तो बहुत छोटे देश हैं, लेकिन इन दोनों देशों के बीच का जो विवाद है वो काफ़ी बड़ा है। पिछले कुछ दिनों से इन दोनों के बीच में जो हिंसा है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब हम बात करें कि इन दोनों देशों के बीच में जो लगातार जंग है उसमें हमास कौन है, ये इज़राइल पर लगातार रॉकेट क्यों छोड़ रहा है, गाज़ा पट्टी क्या है, जेरूशलम क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इज़राइल की आर्मी ने सोशल मीडिया पर अभी ये जानकारी दी है कि सेंट्रल और दक्षिणी इज़राइल में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। बहुत हो गया, अब ये रुक जाना चाहिए। आप यहाँ एक जगह भी देख पा रहे हैं कि एक जो लेडी है वो किस तरीके से जो मिलिट्री मैन है उसके सामने यहाँ पे चीख रही है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के इतिहास की ओर चलें तो ये विवाद जेरूशलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद को लेकर है। इज़राइल में रहने वाले यहूदियों का मानना है कि ये जो मस्जिद है ये उनके पवित्र स्थल टेंपल माउंट को तोड़कर बनाई गई है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये है अल अक्सा मस्जिद। ठीक है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अल अक्सा मस्जिद। तो इजराइलियों का मानना है कि जो ये अल अक्सा मस्जिद है ये उनके पवित्र स्थल टेंपल माउंट को तोड़कर बनाई गई है और टेंपल माउंट की निशानी के रूप में इसकी सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी दीवार बची हुई है। जबकि मुस्लिम देशों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद इसी रास्ते से जन्नत हो गए। इसी कारण इसे मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा पवित्र स्थल माना जाता है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये मक्का है और ये मदीना है। ठीक है, ये मक्का हुआ और ये मदीना। इसके बाद जो थर्ड नंबर का मुस्लिमों में जो पवित्र स्थल माना जाता है वो अल अक्सा मस्जिद को माना जाता है। अल अक्सा मस्जिद में केवल मुस्लिम ही इबादत कर सकते हैं, इसलिए यहूदी पश्चिमी दीवार के सामने पूजा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपके समझ आई। यहाँ तक हमने क्या देखा, धार्मिक विवाद। आज दुनिया के नक्शे में इज़राइल जिस आकार में है इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इज़राइल की जगह तुर्की का ओटोमान साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था। राजनीतिक विवाद देखें तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, ब्रिटेन ने अपनी साजिश रची और मिडिल ईस्ट में फ़िलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया। ये था इज़राइल और फ़िलिस्तीन। क्या था? इज़राइल और फ़िलिस्तीन। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो है 1948 की। ठीक है, कब की है? 1948 की। अब क्या होता है, यूएनओ ने 14 मई 1948 को इज़राइल की स्थापना कर दी। ये डेट आप याद रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इज़राइल की स्थापना यूएनओ ने कब की थी? 14 मई 1948 में। इसमें 48% इन्होंने फ़िलिस्तीन को दे दिया था और 44% जो दे दिया था इज़राइल को। बाकी जो 8% था वो क्या था? वो जेरूशलम था। अभी ये विवादित स्थल है, इसी की वजह से लड़ाइयाँ अक्सर होती रहती है। अब जैसे ही यूएन ने जेरूशलम को अपने अधीन कर लिया तो अरब देशों में नाराज़गी बढ़ गई। नाराज़गी क्यों बढ़ी कि अरब देश शुरू से ही ये नहीं चाहते थे कि यहूदी उनके जगह पर रहें या यहूदियों को बसाना वो गलत मानते थे। इज़राइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 आवर्स के अंदर, मतलब कि 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर अटैक कर दिया। इज़राइल के लिए ये लड़ाई कठिन ज़रूर थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले 1 साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाओं की यहाँ पर हार हो गई। बुरी तरीके से हार गए अरब देश। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई थी इज़राइल की, क्योंकि अगर इज़राइल के लोग हार जाते तो उन्हें कहीं जगह नहीं मिलती। ये जो जूस थे, जो यहूदी थे, उनको अच्छी तरीके से पता था। इज़राइल के अस्तित्व की लड़ाई जिसमें इज़राइल ने 6 देशों को धूल चटा दी थी, ये सिर्फ उनके लिए जंग नहीं थी, जबकि अरब देशों के लिए ये जंग से बढ़कर कुछ था ही नहीं। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इज़राइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला इलेक्शन हुआ, जिसमें यहाँ के जो सिटीजन्स थे उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और डेविड बैन गुरियन, नाम याद रखना, ये डेविड बैन जो गुरियन थे वो देश के पहले पीएम चुने गए, पहले प्रधानमंत्री चुने गए। कौन? डेविड बैन गुरियन। आप तस्वीरों में यहाँ साफ देख सकते हैं।
इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी का 40% से ज़्यादा लोग इज़राइल में रहते हैं। इज़राइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। इसी के साथ अब आगे हम बात करते हैं मैप की। तो चले फिर मैप के अंदर। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है आपको, जो ये हल्का येलो कलर का दिख रहा है पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा कौन सा है? ये पूरा हिस्सा इज़राइल का है। ठीक है, ये पूरा हिस्सा इज़राइल का है। और फ़िलिस्तीन की बात करूँ आपको, तो इसे मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको। ये जो आप येलो कलर का जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये फ़िलिस्तीन का पार्ट है। और इसी के अंदर क्या है? इसी के अंदर ये गाज़ा स्ट्रिप है। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? गाज़ा स्ट्रिप है। यहीं से अभी लगातार जो अटैक हो रहे हैं किस पे? इज़राइल पे। आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जो गाज़ा पट्टी है वहाँ से लगातार अटैक हो रहे हैं इज़राइल की ओर, वो इसी गाज़ा स्ट्रिप से हो रहे हैं। ओके, यहाँ जो आप देखेंगे ये वेस्ट बैंक है, जो फ़िलिस्तीन के अंदर रहते हैं। ये डेड सी है और इसकी इस तरफ ये आपको दिख रहा है वेस्ट बैंक। ये तेल अवीव है, जहाँ पर अभी जो गाज़ा स्ट्रिप है वहाँ से काफ़ी सारे रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। यूएन ने जेरूशलम को अपने पास क्यों रखा था? बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो यूएन ने जेरूशलम को अपने पास इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ 3 धर्मों की धार्मिकताएं हैं, और ये काफ़ी हद तक इसीलिए ये विवादित स्थल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही जो धर्मों के लोग हैं वो काफ़ी मानते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि यहूदी जो है वो टेंपल माउंट को लेकर यहाँ पे सोचते हैं कि पहले टेंपल माउंट था और उसे तोड़कर यहाँ पे जो मॉस्क है वो बनाई गई है। ईसाइयों के अनुसार जो ईसा मसीह है उनका जन्म यहीं पर हुआ है, बैथलेहम के अंदर। ठीक है, ये ईसाई मानते हैं। और मुस्लिमों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुस्लिमों का मानना है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब है वो इसी रास्ते से जो है वो जन्नत गए थे। तो इस तरीके से इसे काफ़ी ही पवित्र जगह माना जाता है। अब आपके सामने एक मैप है जिसमें आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ दिख रहा है कि 1946 में ये जो फ़िलिस्तीन का एरिया है पूरा, मतलब आप यूँ कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये 100% फ़िलिस्तीन है। लेकिन जैसे जैसे इज़राइल ने इस पर अटैक किया वैसे वैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फ़िलिस्तीन है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और कम होते होते और अब जो फ़िलिस्तीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 12% रह गया है। मतलब 44% किसके पास था? 44% था, हमने बात की थी इज़राइल के पास, और 48% फ़िलिस्तीन था। तो इस तरीके से 2012 तक जो इज़राइल है उसने 36% फ़िलिस्तीन पर अपना कब्ज़ा कर लिया। और अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये देखो, आपको ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया आपको इज़राइल दिखेगा। ये पूरा एरिया इज़राइल है, और बीच के अंदर जो ये आपका फ़िलिस्तीन का ही एरिया है, इसे बोलते हैं गाज़ा स्ट्रिप, जहाँ से अभी रिसेंट में अटैक हो रहा है। तो इस तरीके से इज़राइल ने कब्ज़ा करते करते और आज इस तरीके से पूरा फ़िलिस्तीन को सिर्फ़ और सिर्फ 12% में रख दिया है। अभी जो अचानक जंग छिड़ी है उसके पीछे का मुद्दा जेरूशलम के पास स्थित शह जर्रा का है। सुप्रीम कोर्ट इजराइल की शह जर्रा के अनुसार शह जर्रा के पास बसे जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको वहां से निकालना है, क्योंकि इंग्लैंड ने जब यहूदियों को वहां 150 साल पहले बसाया था तो यहूदियों ने मोटे दाम देकर यहाँ ज़मीन खरीदी थी। आपको समझ आ गया? फिर से बताता हूँ आपको एक बार कि जो सुप्रीम कोर्ट है शह जर्रा की, उसने अभी ये आदेश दिया है कि जितने भी फ़िलिस्तीनी हैं वो यहाँ से जगह छोड़कर चले जाएं। तो इस वजह से अभी जो ये दंगा है वो भड़का है। अब फ़िलिस्तीन पर इज़राइल ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं, जैसे उनके पास एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कोई भी मतलब जो किसी भी तरीके की वो सेना और हथियार नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारे प्रतिबंध हैं जो इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के लोगों पर लगा रखे हैं, पूरे देश पर लगा रखे हैं। अभी जो इज़राइल पर हमले हो रहे हैं वो गाज़ा पट्टी से हो रहे हैं। मैंने आपको मैप के अंदर भी दिखाया था कि जो अभी हमला हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो गाज़ा पट्टी से हो रहा है। अब इन सब में ये हमास कौन है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमास को जो इज़राइल है वो आतंकी संगठन मानता है। आतंकी संगठन इसलिए मानता है क्योंकि इसे ईरान पूरी तरीके से हेल्प करता है, और ये यहीं से रॉकेट छोड़ता है इज़राइल के ऊपर। काफ़ी बार ये हमले कर चुका है। हमास ने अभी भी तेल अवीव
एश्केलोन और हेलोन शहर पर रॉकेट फायर किए हैं। और इन्होंने जिस रॉकेट का यूज़ लिया है वो रॉकेट कौन से हैं, उनका नाम है कासम रॉकेट। ठीक है, कौन से रॉकेट हैं, कासम रॉकेट। हालांकि इतने इफेक्टिव होते नहीं हैं, काफ़ी कम कीमत के रॉकेट होते हैं। इसी कारण इनको जो गाज़ा पट्टी से हमास है वो बल्क में छोड़ता है, मतलब 300, 400, 800 के आसपास, ताकि इनमें से कुछ जो रॉकेट हैं वो इजराइल पर गिरे और वहाँ पर नुकसान पहुँचा पाएँ। इतने इफेक्टिव ये नहीं है। इजराइल के सामने ये जो डिफेंस है बिल्कुल मजबूत नहीं है। इनका डिफेंस क्या बोलेंगे, ये आतंकी संगठन है तो ये बिल्कुल मजबूत नहीं है। इजराइल के पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं। अभी भी आपको आप देख पा रहे हैं न्यूज़ के अंदर कि डेली हमास की ओर से इजराइल पर लगातार अटैक किया जा रहा है। तो कई सारे जो रॉकेट हैं वो आबादी में गिर के और फट चुके हैं इसराइल के। हमास ने इसराइल पर 1000 से ज़्यादा रॉकेट अभी तक छोड़ दिए हैं। बहुत बड़ी एक संख्या है, इतने रॉकेट इसमें छोड़ दिए हैं। लेकिन इसराइल का जो आयरन डोम है उसने काफ़ी हद तक इसराइल की जो पब्लिक है, इसराइल जो पूरा कंट्री है उसको सेफ रखा है। अब बात करते हैं कि आयरन डोम सिस्टम क्या है, जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। ये एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है जो रॉकेट को पहचान करता है। मतलब जो एनिमी की तरफ से जो रॉकेट आता है ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है। वो मिसाइल इसे जाकर और एयर के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका सबसे पहली बार जो टेस्ट है वो 2012 में किया गया था। इसे इसराइल की गवर्नमेंट डिफेंस एजेंसी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने डेवलप किया है। इससे पहले भी इसराइल ने हमास के 90% जो हमले हैं उनको आयरन डोम के ज़रिए ही नाकाम किए हैं। अब हम बात करते हैं कि आयरन डोम काम कैसे करता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये एक एनिमी मिसाइल है। ठीक है, ये जैसे ही लॉन्च होती है तो उसके बाद जो आयरन डोम सिस्टम का रडार सिस्टम है वो क्या करता है, इस मिसाइल को डिटेक्ट कर लेता है, इसकी पहचान कर लेता है। और पहचान करने के बाद वो ये इन्फॉर्मेशन बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो मशीन है उसको देता है। ये मशीन क्या करती है, इस इन्फॉर्मेशन को आगे मिसाइल फायरिंग यूनिट को सेंड करती है। और यहाँ से इसने, देखो आप देख पा रहे हैं, ये मिसाइल छोड़ी और ये मिसाइल क्या करेगी, इस जो एनिमी मिसाइल है इसको जाकर यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। अब सोचने वाली बात एक और है कि इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। ये प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ क्या है, अगर आप साइंस टेक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ के अंदर सपोज़ अगर ये जो मिसाइल है ये एक मिसाइल है और यहाँ से कितनी मिसाइल आ रही है, यहाँ से अगर 3 मिसाइल आ रही है तो इसे अपना जो टारगेट है उसे पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्या करेगी, कुछ ही दूरी पे सेल्फ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सेल्फ ही ब्लास्ट हो जाएगी, जिससे जो बाकी की मिसाइल्स हैं या एक पर्टिकुलर जो टारगेट है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ का यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से जो आयरन डोम है वो काम करता है, जिसमें एक रडार सिस्टम आप देख पा रहे हैं और दूसरा यहाँ पे एक मैन बैटल कंट्रोल सिस्टम देख पा रहे हैं और तीसरा यहाँ पे मिसाइल फायरिंग यूनिट देख पा रहे हैं। हमास के हमले में एक भारतीय भी शामिल है। केरल की सौम्या संतोष हमास के मिसाइल अटैक में मारी गई। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन मॉल्क ने सोशल मीडिया के ज़रिए इनके मौत की पुष्टि की। अब ये जो इतने सारे हमले हुए इसमें जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के ऑफिस को निशाना बना लिया। क्या क्या, हमास के ऑफिस को निशाना बना लिया। इजराइल के मुताबिक यहाँ 13 मंजिल जो बिल्डिंग है उसमें हमास का पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। यह बिल्डिंग अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने ये साफ कह दिया है कि हमास को इन हमलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी हमले को लेकर जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनका भी बयान आया है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा कि इजराइल को अपने नागरिकों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इजराइल टेक्नोलॉजी और डिफेंस के मामले में काफ़ी आगे है। भारत जैसे देश को वो हथियार सप्लाई करता है। दोनों देशों ने बराक 8 मिसाइल पर भी साथ काम किया है। साथ ही भारत ने इजरायली ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर भी जो है एक साथ काम किया है और भारत ने अभी खरीदी भी हैं इजराइल से कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। हालांकि जो इंडिया है वो भी अभी इनका प्रोडक्शन करने में लगा हुआ है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आगे आपके लिए ही ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स के जो वीडियोज़ हैं वो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।